नमस्कार साथियों। हमारी पॉलिटिकल थ्योरी सीरीज में हमने लोकतंत्र को तो समझ लिया है और आज हम उसी से जुड़े एक और बहुत ही बुनियादी सवाल की गहराई में उतरेंगे। स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। आखिर आज़ाद होने का असल मतलब है क्या? तो जो भी साथी पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए स्वतंत्रता के इस कॉन्सेप्ट को समझना सिर्फ एक अकादमिक ज़रूरत नहीं, बल्कि परीक्षा में सफलता के लिए ये बेहद ज़रूरी है। ये विश्लेषण आपको यूपीएचईसी, यूपीजीडीसी और ऐसी ही दूसरी परीक्षाओं के लिए वो इनसाइट्स देगा जिनकी आपको तलाश है। ठीक है, तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? स्वतंत्रता को सही मायनों में समझने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। यकीन मानिए, इस विश्लेषण के अंत तक आप इस जटिल अवधारणा की एक मजबूत और एकदम साफ समझ बना चुके होंगे। तो आज़ादी का ये विचार आखिर आया कहां से? चलिए, सबसे पहले इसके बिल्कुल बुनियादी अर्थ को समझते हैं और फिर इसकी ऐतिहासिक जड़ों को टटोलते हैं। अगर पॉलिटिकल फिलॉसफी की नज़र से देखें तो स्वतंत्रता का सार बस इतना सा है: अपने फैसले खुद लेने की ताकत, वो भी बिना किसी बाहरी दबाव या जबरदस्ती के। ये वो विचार है कि हर व्यक्ति को अपना रास्ता खुद चुनने का हक है, किसी और के नियंत्रण के बिना। और हां, यहां एक बहुत जरूरी बात, इसे एक एग्जाम टिप समझिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में लिबर्टी की परिभाषा और इसके अलग अलग डायमेंशंस पर सीधे सीधे सवाल बनते हैं, इसलिए इस हिस्से पर खास ध्यान देना है। देखिए, स्वतंत्रता की लड़ाई एक कहानी है जो उतनी ही पुरानी है जितना कि हमारा समाज। इसकी शुरुआत होती है ओटेंस जैसे प्राचीन विचारकों से, जिन्होंने शासित न होने के विचार का समर्थन किया था। फिर 17वीं सदी में क्लासिकल लिबरल थिंकर्स के साथ ये विचार फिर से मजबूत हुआ और एनलाइटनमेंट तक आते आते तो ये राजनीतिक सोच की बुनियाद ही बन गया। और आज तो ये बहस डिजिटल और आर्थिक स्वतंत्रता जैसे नए मैदानों तक पहुंच चुकी है। चलिए, अब मिलते हैं उन बौद्धिक दिग्गजों से जिन्होंने स्वतंत्रता की हमारी समझ को गढ़ा है। उनके विचार आज भी राजनीतिक बहसों की दिशा तय करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉन लॉक की, जिन्हें हम उदारवाद का जनक भी कहते हैं। लॉक का मानना था कि हम सब कुछ प्राकृतिक अधिकारों के साथ पैदा होते हैं: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। उन्होंने एक ऐसी सीमित सरकार की वकालत की जिसका काम इन अधिकारों की रक्षा करना हो, ना कि उन्हें छीनना। लॉक के लिए आज़ादी का मतलब अराजकता बिल्कुल नहीं, बल्कि मनमानी सत्ता से मुक्ति है। अब आते हैं जे.एस. मिल पर, जिन्होंने हमें हार्म प्रिंसिपल जैसा एक बहुत ही शक्तिशाली विचार दिया। अपनी किताब ऑन लिबर्टी में वो साफ साफ तर्क देते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर उसके इच्छा के विरुद्ध शक्ति का इस्तेमाल करने का सिर्फ एक ही जायज कारण हो सकता है, और वो है उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकना। मिल ने स्वतंत्रता और तानाशाही के बीच एक बिल्कुल साफ लकीर खींच दी। उन्होंने व्यक्तिगत मामलों में कम से कम दखल देने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने इंडिविजुअलिटी यानी व्यक्तिवाद और ऑटोनॉमी पर बहुत जोर दिया, लेकिन साथ ही ये भी माना कि कभी-कभी राज्य का हस्तक्षेप जरूरी भी होता है, जैसे कि बच्चों के शिक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए। तो अब तक हम लिबरल विचारों की गलियों में घूम रहे थे, है ना? अब एक वैचारिक यू टर्न लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कार्ल मार्क्स की दुनिया में कदम रख रहे हैं। मार्क्स ने स्वतंत्रता की उदारवादी धारणा को पूरी तरह चुनौती दी और एक कहीं ज्यादा जटिल और बहुआयामी दृष्टिकोण पेश किया। मार्क्स के लिए उदारवादी आज़ादी एक तरह का धोखा थी, एक बुर्जुआ कॉन्सेप्ट जो असल में इंसान को उसके काम से, समाज से और यहां तक कि खुद से ही दूर कर देती है, जिसे वो एलियनेशन कहते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि सच्ची स्वतंत्रता तो जरूरतों और आर्थिक शोषण से मुक्ति है। ये सिर्फ व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में नहीं, बल्कि ये सामूहिक मुक्ति के बारे में है। असली आज़ादी अकेलेपन में नहीं, बल्कि समुदाय में मिलती है। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में, इसके दिल में, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच का वो महत्वपूर्ण अंतर। ये एक ऐसा विचार है जिसने अनगिनत राजनीतिक बहसों को आकार दिया है। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। तो आखिर स्वतंत्रता के ये 2 चेहरे हैं क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे इस बात की तह तक जाता है कि किसी भी समाज में आज़ाद होने का असल मतलब क्या होता है। देखिए, ये टेबल इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। नेगेटिव लिबर्टी को सोचिए किसी चीज से आज़ादी के रूप में, जैसे बाहरी दखलंदाजी से आज़ादी। इसका बेहतरीन उदाहरण है फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसके समर्थक हैं मिल और आइजाया बोलिन। वहीं दूसरी ओर पॉजिटिव लिबर्टी है कुछ करने की आज़ादी, यानी अपनी क्षमताओं को हासिल करने की आज़ादी, जैसे शिक्षा का अधिकार। इसके समर्थक हैं ग्रीन, रूसो और हेगल।
परीक्षा के लिए ये पॉइंट जरूर याद रखें कि नेगेटिव लिबर्टी जो है वो क्लासिकल लिबरलिज्म से जुड़ी है, जबकि पॉजिटिव लिबर्टी का इस्तेमाल कभी-कभी सामूहिक नियंत्रण को सही ठहराने के लिए भी किया जा सकता है। देखिए, स्वतंत्रता कोई अकेली चीज नहीं है। ये दूसरे जरूरी राजनीतिक मूल्यों के साथ हमेशा एक रिश्ते में रहती है। तो चलिए अब ये पड़ताल करते हैं कि ये समानता यानी इक्वालिटी के साथ कैसे तालमेल बिठाती है और अलग-अलग विचारधाराएं इस जटिल रिश्ते को कैसे देखती हैं। स्वतंत्रता और समानता के बीच की ये जो बहस है, ये पॉलिटिकल थ्योरी के सबसे पुराने और सबसे विवादास्पद सवालों में से एक है। क्या ये दोनों मूल्य एक दूसरे के सहयोगी हैं या फिर एक दूसरे के दुश्मन? चलिए इसके तर्कों को जरा खंगालते हैं। इस स्लाइड पर हमें विचारधाराओं का एक टकराव साफ दिखता है। एक तरफ है उदारवाद, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखता है, एक सीमित राज्य और मुक्त बाजार की वकालत करता है, और दूसरी तरफ है मार्क्सवाद, जो आर्थिक समानता को प्राथमिकता देता है और मानवता को जरूरतों से मुक्त करने के लिए सामूहिक नियंत्रण और निजी संपत्ति के उन्मूलन की मांग करता है। ठीक है, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब चलिए इन सब को कुछ ऐसे मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं जिन्हें परीक्षाओं के लिए जानना ही जानना है। इस टॉपिक पर महारत हासिल करने के लिए इस कॉन्सेप्चुअल फ्लो को फॉलो कीजिए। पहला कदम, स्वतंत्रता की मूल परिभाषा को पकड़िए, बाधा का अभाव। दूसरा कदम, मुख्य विचारकों को उनके सेंट्रल आइडिया से जोड़िए। तीसरा, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के फर्क को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए। चौथा, स्वतंत्रता और समानता की बहस का विश्लेषण कीजिए। और हां, पांचवां और आखिरी कदम, उदारवादी और मार्क्सवादी व्याख्याओं में अंतर करना सीखिए। तो ये हैं आखिरी और सबसे जरूरी टेकअवेज। आइज़ाया बर्लिन का निबंध टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी इस विषय की नींव है। J.S. मिल का हार्म प्रिंसिपल नेगेटिव लिबर्टी को समझने की चाबी है। मार्क्स स्वतंत्रता को एलियनेशन और वर्ग शोषण से उभरने से जोड़ते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बीच का तनाव एक क्लासिक थीम है और स्वतंत्रता बनाम समानता की बहस वैचारिक रुख को परिभाषित करती है। सबसे पहले हमें स्वतंत्रता की जड़ों तक जाना होगा, यानी इसकी शास्त्रीय बुनियाद को समझना होगा। ये बुनियाद रखी थी सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांतकारों ने। देखिए, ये वो विचारक थे जिन्होंने इस सवाल पर सोचा कि लोग समाज में रहने के लिए अपनी कुछ आजादियां छोड़कर सरकार क्यों बनाते हैं, और यहीं से सही मायने में स्वतंत्रता पर आधुनिक बहस की शुरुआत होती है। इस सफर में हमारे पहले विचारक हैं थॉमस हॉब्स। हॉब्स एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। वो कहते हैं, सोचिए एक ऐसी दुनिया, प्राकृतिक अवस्था या स्टेट ऑफ नेचर, जहां कोई नियम कानून नहीं है। यहां हर किसी के पास पूरी मतलब असीमित स्वतंत्रता है, पर नतीजा क्या होता है? अराजकता, जिसे वो कहते हैं सबका सबके विरुद्ध युद्ध। हॉब्स का मानना था कि ऐसी आजादी से तो कहीं बेहतर है सुरक्षा, और सच्ची सुरक्षा के लिए हमें अपनी कुछ स्वतंत्रता एक शक्तिशाली शासक को सौंपनी ही पड़ेगी। हॉब्स के ये सारे विचार हमें उनकी महान कृति लेवियाथन में मिलते हैं, जो 1651 में आई थी। उनका जो मूल मंत्र है वो है, असीमित स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है सुरक्षा। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? ये एक संप्रभु या शासक को स्थापित करता है ताकि उस भयानक प्राकृतिक अवस्था से बचा जा सके। अब परीक्षा के लिहाज से जो बात याद रखनी है वो ये है कि हॉब्स के यहाँ प्राकृतिक स्वतंत्रता को व्यवस्थित स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए कुर्बान कर दिया जाता है। अब देखिए, हॉब्स के इस कुछ हद तक निराशावादी सोच से ठीक उलट एक और विचारक आते हैं, जॉन लॉक, जिन्हें हम उदारवाद का जनक भी कहते हैं। लॉक का कहना था कि प्राकृतिक अवस्था इतनी भी बुरी नहीं थी। वहां इंसान अराजक नहीं था, बल्कि उसके पास जन्म से ही कुछ प्राकृतिक अधिकार थे। कौन से अधिकार? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार। और ये अधिकार किसी राजा ने नहीं दिए, ये तो प्राकृतिक कानून से ही संरक्षित थे। लॉक के विचारों का सार हमें उनकी किताब टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में मिलता है। उनका सारा जोर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों पर है। तो फिर सरकार क्यों चाहिए? लॉक के अनुसार सरकार लोगों की सहमति से बनती है और उसका सिर्फ एक ही काम है, जो अधिकार पहले से मौजूद हैं उनकी रक्षा करना। एग्जाम के लिए यह बात गांठ बांध लीजिए। लॉक ने हमेशा एक सीमित सरकार की वकालत की और निरंकुश राजतंत्र का पुरजोर विरोध किया। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की परंपरा में ही एक और दिलचस्प मोड़ आता है जॉन जाक रूसो के साथ। रूसो स्वतंत्रता की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। उनके लिए सच्ची आजादी अपनी मनमानी करने में नहीं है, नहीं, बल्कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम समुदाय की सामान्य इच्छा यानी जनरल विल का पालन करते हैं, और इसी को वो नैतिक स्वतंत्रता कहते हैं।
रूसो अपनी प्रसिद्ध कृति द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसी जनरल विल के जरिए नैतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। उनका मानना है कि इंसान असल में आजाद तब होता है जब वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग यानी सामूहिक संप्रभुता में हिस्सा लेता है। अब यहां पर एग्जाम का एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बनता है, वो व्यक्तिगत इच्छा और सामान्य इच्छा के बीच फर्क करते हैं। सामान्य इच्छा वो है जो हमेशा पूरे समाज के भले यानी कॉमन गुड के बारे में सोचती है। तो ये तो थी स्वतंत्रता के शास्त्रीय बुनियाद। अब आते हैं आधुनिक दौर के सबसे बड़े वैचारिक टकराव पर। एक तरफ उदारवादी सोच और दूसरी तरफ मार्क्सवादी सोच। उदारवादी दृष्टिकोण का मूल मंत्र है राज्य से स्वतंत्रता, मतलब सरकार जितना कम दखल देगी व्यक्ति उतना ज्यादा आजाद होगा। जैसे एफ.ए. हायक अपनी किताबों द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी और रोड टू सर्वडम में विधि के शासन और सीमित राज्य पर बहुत जोर देते हैं। इसी तरह मिल्टन फ्रीडमैन अपनी किताब कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में साफ साफ कहते हैं कि भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आर्थिक स्वतंत्रता और मुक्त बाजार सबसे जरूरी हैं। और इस पूरी सोच को चुनौती देते हैं कार्ल मार्क्स। मार्क्सवादी आलोचना कहती है कि ये जो उदारवादी स्वतंत्रता की बातें हैं ये सब दिखावा है। मार्क्स कहते हैं कि ये तो बस बुर्जुआ यानी पूंजीपति वर्ग की आजादी है जो मजदूरों के आर्थिक शोषण पे पर्दा डालती है। उनके लिए सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है आर्थिक शोषण से मुक्ति, उस अलगाव यानी एलियनेशन से मुक्ति जो निजी संपत्ति और पूंजीवाद पैदा करता है। तो चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। उदारवादी स्वतंत्रता का केंद्र बिंदु है व्यक्ति, राज्य के दबाव की अनुपस्थिति और निजी संपत्ति की सुरक्षा। वहीं मार्क्सवादी स्वतंत्रता का केंद्र है सामूहिकता, आर्थिक ढांचों से आजादी और निजी संपत्ति का खात्मा ताकि इंसान का सही मायनों में विकास हो सके। फर्क बिल्कुल साफ है। अब इतने सारे विचारों के बीच चीजें थोड़ी उलझी हुई लग सकती हैं, है ना? यहीं पर आइज़ाया बर्लिन हमारी मदद करते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता पर इस पूरी बहस को समझने के लिए एक बेहतरीन एनालिटिकल फ्रेमवर्क दिया जिसे हम स्वतंत्रता की दो अवधारणाओं के नाम से जानते हैं। पहली है नेगेटिव लिबर्टी या नकारात्मक स्वतंत्रता। इसे ऐसे समझिए ये एक नो एंट्री साइन की तरह है। इसका सीधा सा मतलब है दूसरों के हस्तक्षेप से मुक्ति। ये इस सवाल का जवाब है कि वो कौन सा दायरा है जहां व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि वो जो करना चाहे कर सके। लॉक, मिल, हेयक जैसे विचारक इसी के समर्थक हैं। और इसके ठीक उलट है पॉजिटिव लिबर्टी या सकारात्मक स्वतंत्रता। ये सिर्फ नो एंट्री की बात नहीं करती, बल्कि ये पूछती है कि क्या मेरे पास वो करने की क्षमता और साधन भी हैं। इसका मतलब है स्वयं का स्वामी होने की स्वतंत्रता। ये आत्मसिद्धि और सामूहिक लक्ष्यों की बात करती है। रूसो और मार्क्स जैसे विचारक इस श्रेणी में आते हैं। तो अब तक हमने जो भी बात की उसे इस एक टेबल से आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, नेगेटिव लिबर्टी का मूल विचार है दबाव की अनुपस्थिति और इसके विचारक हैं लॉक और हायक। पॉजिटिव लिबर्टी का मूल विचार है आत्मस्वामित्व और इसके विचारक हैं रूसो और मार्क्स। और हॉब्स, उन्हें हम एक तरह से प्रीकर्सर मान सकते हैं, जिनके लिए सुरक्षा ही स्वतंत्रता की पहली शर्त थी। ये टेबल एग्जाम रिवीजन के लिए बहुत काम की है। चलिए अब इस वैचारिक समझ को पक्का करने के लिए फटाफट कुछ एग्जाम स्पेसिफिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ये थिंकर बुक मैचिंग वाले सवाल तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के फेवरेट होते हैं, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हॉब्स की लिव्याथन, लॉक की टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मार्क्स का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, हायक की द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी और आइज़ाया बर्लिन का वो मशहूर निबंध टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। और अब कुछ कीवर्ड्स जो कॉन्सेप्ट्स की जान हैं और यूपीएचई व यूपीजीडीसी जैसे एग्जाम्स में बार बार आते हैं। जैसे ही आप नेचुरल राइट्स सुने, लॉक का नाम आना चाहिए। जनरल विल का मतलब रूसो, रूल ऑफ लॉ मतलब हायक, इकोनॉमिक लिबर्टी मतलब फ्रीडमैन, एलियनेशन मतलब मार्क्स की आलोचना और नेगेटिव व पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया बर्लिन में। इन कीवर्ड्स को उनके विचारक से जोड़ना सफलता के लिए बहुत जरूरी है। और जाते जाते आइज़ाया बर्लिन की एक बहुत ही गहरी बात पर विचार करते हैं। वो कहते हैं बड़ी मछली के लिए जो स्वतंत्रता है वो छोटी मछलियों के लिए मौत है। कुछ लोगों की स्वतंत्रता के लिए दूसरों पर संयम लगाना ही पड़ता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता कोई आसान या सीधी सादी चीज नहीं है, ये हमेशा एक संतुलन का नाम है। उम्मीद है कि स्वतंत्रता पर यह वैचारिक यात्रा आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिएगा, यूपीएचईसी,
यूपीजीडीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में सफलता की कुंजी वैचारिक स्पष्टता यानी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही है। धन्यवाद।